हाय दी, आपने कहा था कि टॉक्सिक लोग हद से ज़्यादा हो जाएं तो उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। पर अगर टॉक्सिक लोग घर में कुछ अपने ही हों, मीन्स ससुराल वाले जो कि साल में एक बार आते हैं, मीन्स एक मंथ के लिए, तो उनसे कैसे रखें रिश्ता? प्लीज़ बताएं। मैम बहुत बार मौका दे दिया लेकिन नहीं सुधर रहे। नहीं सुधर रहे ना, तो अब आपको पता है कि वो ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसे बंदे जिनको आप पसंद भी नहीं करते, जो आपको लेट डाउन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा है उनके साथ रिश्ता कि आप तोड़ भी नहीं सकते। ससुराल वाले हैं, अपने माँ बाप हैं, सगे भाई बहन हैं, या फिर स्टाफ में कोई सीनियर है। ठीक है, तो उनका क्या करना है? उस बंदे को खाली याद मत रखो, उससे ये उम्मीद मत करो कि वो इस बार ऐसा नहीं करेगा या वो ऐसा करेगा तो मैं कैसे लूँगी। नहीं, उस आदमी को या औरत को उस कॉम्बो के साथ याद करो कि ये मतलब ये वाली बातें, ये मतलब ये वाली परेशानी इसके साथ आएंगी ही आएंगी। उससे बदलेगा कुछ नहीं उस इंसान में, लेकिन आपकी मनः स्थिति बदल जाएगी, आप इरिटेट नहीं होंगे। लिटरली देखना, ये करके आपको फ़र्क लगेगा कि मान लीजिए आपके कोई रिश्ते में है, सास जेठानी देवरानी ससुराल में जो भी है, ठीक है, वो आती है आपके काम में कमी निकालती है, काम बढ़ा देती है, कुछ और जो भी वो कर रही है जिससे आप इरिटेट हो रहे हो ना, उसको उस कॉम्बो के साथ याद रखो कि अच्छा वो आ रही है यानी ये होगा। ठीक है, काम जितना बढ़े, जितना आपसे हो जाए उतना करो, अपने को इतना पुश करो ही मत कि आपकी सब्र जवाब दे जाए। ठीक है ना, उनकी नज़रों में कुल मिला के गुड बुक में आने के लिए कोई ख़ास एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ख़ास एफ़र्ट नहीं डालोगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आप वो टाइम निकल जाओगे। ठीक इसी तरीके से लेके चलो जैसे जब कोई सर्जरी होती है ना, हॉस्पिटल में हम जाते हैं किसी चीज़ के लिए और उसके बाद के 48 घंटे हमें पता है कि हमारी बैंड बजनी है, लेकिन हमें पता है ऑप्शन नहीं है कुछ, तो हम चुपचाप पड़े रह के उस टाइम को निकाल लेते हैं। सेम यही सोच के चलो कि 1 महीने के लिए आ रहे हैं तो भाई मुश्किल टाइम है लेकिन निकालना है तो निकल जाएगा। इसी तरीके के एपिसोड 126 के ढेरों सवाल आए हैं, जिन लोग इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्योर स्किन के बारे में बताइए ना। मतलब ये टॉन्ट है या क्या है? क्योंकि मैं अक्सर बताती हूँ क्योर स्किन ऐप के बारे में। खैर, मुझे स्किन के लिए कॉम्प्लीमेंट हमेशा से मिलते हैं इस चैनल पे भी और बाहर भी, क्योंकि अभी 2-3 साल हो गए जो लिव लाइफ इजी वाले हैं उन्हें सबको पता है मैं पार्लर बिल्कुल नहीं जाती। जो भी आप स्किन मेरी देख रहे हो क्योर स्किन का ही कमाल है। जिन लोगों को नहीं पता क्योर स्किन ऐप क्या है, मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, उन्हें बता दूँ कि क्योर स्किन एक पर्सनलाइज्ड स्किन केयर ऐप है जहाँ पर आपकी स्किन का फ्री एनालाइज होता है आपके घर के कंफर्ट में आपके फ़ोन से, और उस फोटो को एनालाइज करते हैं क्योर स्किन टीम के बैठे हुए डॉक्टर्स। आपकी स्किन में जो जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करी जाती हैं और उनको क्योर करने के लिए आपकी एक ट्रीटमेंट किट बना के आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो भी आपका कंसर्न है मोस्ट कि आपको क्या ठीक करना है। सेम स्किन की तरह क्योर स्किन ऐप बालों के लिए भी सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। आपका यहाँ पर पूरे एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपके लिए अवेलेबल रहती है, जहाँ पर आपको डॉक्टर से बात करने के लिए उनकी कोई फ़ीस नहीं देनी, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत ही पे करनी है। बाकी आपको डाइट चार्ट के लिए या फिर जो आपका फ्री स्किन एनालिसिस होता है उसके लिए, या फिर डॉक्टर से जो आप कंसल्ट करते हो हर महीने या फिर उसके बीच में भी, उसके लिए भी आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता। आपकी जो किट है वो है 1700 रुपीज़ की। और अगर आपको क्विक रिज़ल्ट चाहिए कि 2 या 3 हफ्ते में ही मुझे फटाफट से एक इम्प्रूवमेंट मेरी स्किन में या बालों में शुरू हो जाए, तो उनकी एक स्पेशल किट 2200 की भी है, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हो। हैं आप अपने घर के कंफर्ट में एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप सीधे चैट करो, आपको वहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई आता है। अगर आपको ये किट ऑर्डर करनी हो तो यहाँ पर मेरा कोड फ्लैश हो रहा है सुनीता 100, वो अप्लाई करना तो आपके जो भी कार्ट वैल्यू बैठेगी उसमें 100 रुपये और कम हो जाएंगे। तो अगर आपको भी अपनी स्किन या बालों में कुछ इम्प्रूवमेंट देखना है तो आप श्योरली ट्राई कर सकते हो क्योर स्किन ऐप का डाउनलोडिंग पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। हेलो मैम, मेरा लड़का 10th क्लास में है, उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है, हमेशा स्कूल से उसकी शिकायत आती है। पढ़ने को बोलती हूँ तो कहता है कि हमारे स्कूल में याद करने को देते ही नहीं, स्कूल से आते ही फ़ोन लेके बैठ जाता है। मुझसे कहता है कि मैं इसमें से काम कर रहा हूँ, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, बस वही है, तो कोई भी सामान वगैरह लाना होता है तो वही लाता है, पर छोटे से काम के लिए भी 3-4 घंटे में आता है। लड़का हाथ से निकल गया है। एक लाइन में ये जवाब है, और अब वो तब वापस आएगा जब कहीं से उसको खुद ही समझ आएगी। आपका रोल सिर्फ इस टाइम इतना है जो मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जैसे जब हम शादी करके नए नए जाते हैं ना,
तो पति के साथ तालमेल बैठाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत गलत गलत बातें भी होती हैं, सोचते हैं कि थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक ठाक चलता रहे सब कुछ। इसी तरीके से इस एज के बच्चों के साथ भी आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से एफर्ट डालो कि बातचीत होती रहे, माइल्डली बोलते रहो, सुनेगा नहीं सुनेगा टोटली लॉटरी का टिकट है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप बात करते रहोगे और हर बार जब भी बात कर रहे हो, जब तक झगड़ा नहीं हो रहा, इस तरीके की कंडीशन नहीं बनेगी। सेम मतलब वही पहुंच जाओ जैसे नई शादी में होता है ना, कि आप जब बात कर रहे हो, जब भी झगड़ा हो रहा है ना, तो बात बिगड़ती ही चली जाती है। तो कोशिश करो कि 10 में से 8 बार झगड़ा ना हो, नॉर्मली बोल दो। देखो आपके चिल्लाने से भी बदलने वाला कुछ नहीं है। दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन सबके बच्चे एक से नहीं निकल रहे, है ना। तो जस्ट बोल दो एंड ठीक है भाई हमारी किस्मत, ये लाइन काम करती है। तो इस तरीके से हैंडल करो, देयर इज़ नो अदर वे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं वही हूँ जो गांव में जॉइंट फैमिली में रहती है। मेरी 2 छोटी बेटियां जबकि जेठानी के बच्चों की शादी की उम्र है। पूरी फैमिली जब भी एक साथ बैठकर पैसे आदि बच्चों की शादी की बात होती है, अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो सब चुप हो जाते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी। जेठ जेठानी, उनके बच्चे, सास, मेरे पति सभी होते हैं। मुझे पैसों का कुछ भी पता नहीं चलने देते। जेठ और पति ने गाँव में 30-35 लाख रुपये ब्याज पर दे रखे हैं। मैं जब हम मांगे तो कुछ नहीं देते। मेरी बेटियों के कपड़े भी मायके से लाती हूँ। जब मेरे पति की सैलरी और खेती के सारे पैसे जेठानी के पास होते हैं, वो उनमें से ही लेकर जाती है, कहती है कि मायके से लाई हूँ, मैं कैसे डील करूँ, प्लीज़ गाइड मी। यही चीज़ सेम अपने पति से बात करो कि जैसे जेठानी जी हैं इस घर की बहू, सेम पायदान पे मैं भी तो हूँ, या मैं कहीं और से आई हूँ। जैसे फेरे लेके वो आई हैं, इस घर की बहू हैं, सेम मैं भी हूँ। तो अगर उनका पैसों का हो सकता है भरोसा या उनकी भागीदारी हो सकती है बातों में, तो मुझे देखते ही चुप क्यों हो जाते हो? मैं कहाँ ले जाऊँगी, है ना। झूठ सच तो वो तो आगे की बात है, वहाँ तक तो प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इन्हीं पैसों में से कर रही है वो है। मतलब जेठानी मुझसे ज़्यादा समझदार क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी? तो एटलीस्ट चलो मैं पूरी चौधरी नहीं ले रही, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई बात चल रही है तो मैं आ जाऊँ, अपने पति से बात करो या कल अलग में, क्या तो कम से कम चुप तो मत हुआ करो। ये तो टोटली इंसल्टिंग है ना। तो उनसे ही बात करो, वही कुछ कर सकते हैं इसमें और वही समझेंगे भी कि आप क्या कह रही हो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे पापा 2021 में एक्सपायर हो गए और 2022 में मेरे मामा, अब 2025 में मेरी मौसी, सबकी एज अंडर 60 थी। सब बीमारी में गए हैं। ऐसे फैमिली में और लोगों को और अपनों खोने का डर लगता है। मम्मी के ही हैं, हमारे भाई बहन कौन किसके होते हैं। मैं अनमेरिड, कुछ सजेस्ट करें, बड़े होने के नाते मन में डर ना रहे। देखो डर का क्या है जी, जाना सबको है और एक टाइम होता है, 60 पार हैं, तो ये तो एक कोइंसिडेंस है कि भाई एकदम सब चले गए तो झटका तो लगता है जब एकदम से सब जाते हैं तो। लेकिन इस डर का कोई इलाज नहीं है। सिंपल ईश्वर पर भरोसा रखो कि जितनी उन्होंने सांसें लिखी हैं उतनी हमें मिलेंगी, ना हमारे सोचने से कम होंगी, ना हमारे सोचने से वो बढ़ जाएंगी, है ना। एक ही लाइन याद रखो, सोचो अच्छे से अच्छा, तैयार रहो बुरे से बुरे के लिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, अगेन आई एम हियर विद माई अनदर क्वेश्चन। मेरे भाई की 3 महीने पहले शादी हुई है। अभी मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा कॉल नहीं कर रही, बहू मैं ही मगन में है, उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग कर रही हैं, सब तो ठीक है, मगर कल पहली बार रक्षाबंधन पर वो मेरे लिए कुछ नहीं लाई तो बहुत बुरा लगा। नई बहू को तो सासू माँ मिल गई, मगर मेरा क्या बुरा लग रहा है, बट कुछ नहीं बोल रही। शादी के बाद माँ ही होती है हर बात शेयर करने के लिए, बट अब तो वो एक कॉल भी नहीं करती। मन को कैसे डाइवर्ट करूँ, प्लीज़ हेल्प मी विद योर सजेशन। आपको खुश होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी मम्मी और भाभी की कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनाने की शुरुआत आपकी मम्मी कर रही हैं, तो ये उनके बुढ़ापे के लिए, फ्यूचर के लिए एक सुखदायी कदम होगा अगर उनकी और उनकी बहू की बॉन्डिंग बनी रहती है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। रही बात आपकी कि माँ ही होती है, ऐसा नहीं है, पति होते हैं। शादी के बाद हमें हर चीज़ माँ से शेयर करनी पड़े ऐसा कुछ नहीं है। कई बार माएँ इतनी एज में होती हैं या कुछ भी है कि उनको वो चीज़ समझ ही नहीं आती या वो अलग तरीके से लेती हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मम्मी नहीं है शेयर करने के लिए तो आप कहीं शेयर ही नहीं कर सकते। बेस्ट थिंग इज़ अगर आपके हस्बैंड सुनते हैं, समझते हैं, तो अपने हस्बैंड से शेयर करो। और इसके अलावा उनकी तरफ से मन में गिल्ट मत रखो। नई नई बात है, हो सकता है आपकी मम्मी पूरी कोशिश कर रही हो कि भाई नए नए में ही सब कुछ सेटिंग कर लें, तो उनको टाइम दो, लेट देम, ठीक है। ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कुछ नहीं लाई तो बहुत बुरा मानने की बात है। कभी जब बाद में ठीक होगा तब आप हल्का फुल्का जिक्र कर सकते हो कि यार उस टाइम महसूस तो हुआ था पर मैंने सोचा कि चलो सास बहू और खुश रह रही हैं।
दी हमारे पड़ोस में आंटी हैं, उन्होंने हमारे घर और उनके घर से बाउंड्री बनवा रखी है, जिसका हमें कोई इशू नहीं है। पर हमारी मेड कुछ दिन से अपनी साइकिल वहाँ टिका के खड़ी करती है, तो उसको आंटी बोली यहाँ मत रख, बाउंड्री गिर जाएगी। और जिसके यहाँ काम कर रही है उसके यहाँ लगा, जबकि वह हमारी ही तरफ हमारे गेट के बाहर ही लगाती है, जस्ट वो उस बाउंड्री से सटा कर रख देती है। शी इज़ सो मीन। छोटी छोटी बात की लड़ाई का मुद्दा बनाती है, क्या करें। उन छोटी बातों को ख़त्म कर दो और आगे से ऐसे आदमी से ना कम से कम 0 भी बात करोगे तो चलेगा। जो बिना मतलब की राड उठा सकता है पड़ोस में, वो उठाएगा ही उठाएगा, आज नहीं तो कल। आप उनको एक ऐसा सांप मान के चलो कि आप उनके दुम पे पैर रखें ना रखें, वो किसी ना किसी दिन आपको डस लेगा। ऐसे पड़ोसियों से बेस्ट तरीका होता है कि भाई बिल्कुल कट ऑफ, इतना कि बस होली दिवाली सामने मिल गए, नमस्ते, एक बात अपने घर की नहीं करनी, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। तो उससे क्या है, आपके टर्म्स भी हैं, कार्ड वगैरह भी जाएंगे आएंगे, आना जाना भी रहेगा, लेकिन अपने घर की इतनी सी भी कोई चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ की शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनसे कोई पर्सनल टर्म मत रखो, और जहाँ वो टिकाने के ऊपर बात हो रही है ना भैया, हटा लो। ये सिर्फ एक ग्रज होती है, किलस होती है, और ये उसकी चरम सीमा है जब आदमी इस तरीके की बातों पर लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब अंदर से वो पूरा भुना पड़ा आपसे। तो जस्ट स्टे अवे जितना हो सके उनसे। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी मेरा रिप्लाई देने के लिए। आपने कहा था ना कि ऐसे घर पर शादी क्यों की, घर वालों ने वही क्यों क्वेश्चन हम भी करते हैं घर पर। और जब बच्चे नहीं थे तब डिवोर्स के लिए भी फोर्स करती थी, जानती थी, पर मेरे पापा नहीं मानते थे। अब मैं पूरी तरह फंस गई हूँ, ऐसे लोगों के साथ ना रह सकती और कहीं और कहाँ जाऊँगी। अकेले रहना अपने समाज में कितना बुरा होता है, भले ससुराल वाले कितना भी गलत कर लें, कोई नहीं मानेगा। तो इसमें आप यही करो कि थोड़ा सा, अब जब आपको पता है कि आप यहाँ से छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, वो रास्ता आपके लिए बंद हो गया, अब जो है अब उसमें दिमाग लगाओ कि भाई ये कंडीशन है, अब इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी सबसे आसान चीज़ है जिसको मैं ठीक कर सकती हूँ। छोटी से छोटा स्टेप जो भी आप ले सकते हो अपनी लाइफ में, अपने परिवार में स्थिति ठीक करने के लिए, वो शुरू करो। ठीक है ना भाई। एक चीज़ है कि ये चीज़ मेरी गलत है गलत है गलत है, उससे होएगा क्या, या तो हम उसको छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर जहाँ हम रह रहे हैं फिर उस जगह को सही करना होता है। जस्ट लाइक एक घर है, मान लो आपने लिया, आपका सेटिंग नहीं बैठ रही, वहाँ पे टूटा फूटा है, कुछ भी है, अब आपके पास ना पैसे हैं उसको ठीक कराने के लिए, ना आप कहीं बाहर जा सकते दूसरा मकान लेने के लिए, तब आप क्या करोगे, उस मकान को रहने लायक बनाओगे ना, बिना पैसे के भी, जैसे भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा सेम। तो आप करो अब अपनी लाइफ में कि भैया वहाँ तो निकलना तो मेरा है नहीं, अब इसमें ही रह के ठीक कैसे करूँगी, ये देखना है मुझे। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा भाई राखी पर आया राखी बंधवाने, तो मैंने भाभी की भी राखी उसको दे दी और उनके बच्चों के कपड़े दी, मिठाई दी भाई को घर ले जाने के लिए। और मैं ट्रिप पर गई थी तो भाभी के लिए कड़े और सुंदर सा मोती वाला चेन लाई थी, जो मैं भाई को दी, बोली भाभी को दे देना। फिर भी ना भाभी ने कॉल किया ना मैसेज दी, मुझे क्या करना चाहिए। भाई गंदी सी साड़ी लाया था, साड़ी का दुख नहीं, बट भाभी ने कॉल नहीं किया कि राखी मिली, बड़ी बांधी कि नहीं, उसका दुख है। आप कर लो कॉल अगर इतना आपको महसूस हो रहा है। देखो आपने जो भी किया वो आपने अपने मन से किया, आपकी भाभी ने नहीं बोला था, वो कह सकते हैं कि मैंने थोड़ी कहा था। और दूसरी चीज़ कि वो साड़ी गंदी सी लाया, इसका मतलब वही है कि उनके जी से कुछ छूट नहीं रहा, अब आपके जी से छूट गया, आपने कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको फ़ोन का इतना लग रहा है आप खुद कॉल कर लो, और अगर सामने से फिर से रूखा सा बर्ताव आए, आगे से इतने ज़्यादा एफ़र्ट मत करो। हमें दुख होता ही तभी है जब हमने एफ़र्ट किए होते हैं किसी रिश्ते पे, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता, जब भी हम अपसेट होते हैं। अगर हम एफ़र्ट नहीं करते तो हमें गुस्सा भी नहीं आता। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड और इन लॉज फैमिली एक से बढ़कर एक है। आई मीन हस्बैंड ही बेइज्जती करे, शक करे, जानबूझ के सबके सामने नीचा दिखाएं, बच्चे के सामने डीमीन करें, और पलट कर जवाब देने पर लड़ने करें, और चुप रहने पर और बोलते रहें। तो क्या करें, बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएं तो क्या करें। यानी मेन हस्बैंड है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर आप जवाब दे रही हो तो लड़ाई बढ़ रही है, चुप रह रही हो तो वो चुप ही नहीं हो रहा। खाली चुप मत हो, चुप रह के अपने किसी काम में लग जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, शक्ल ऐसी बना लो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर लगे कि ऐसी शक्ल बनाने से उनकी बातों की कड़वाहट और बढ़ रही है तो फ़र्क पड़ रहा है, फिर ऐसी शक्ल बनाना। दोनों तरीके बता रही हूँ, ध्यान से सुन के करना कि एक्चुअली वो कर क्या रहे, किस पे रिएक्शन, किस चीज़ से उनका बोलना कम हो रहा है, करके देखना दोनों चीज़।
और कान में ईयरफोन लगा लो, अगर सुनने से बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं तो वो भी उन्हें इरिटेट ही करेगा कि देख मैं बोल रहा हूँ और ये वो कर रही है। बेस्ट है कि कानों में आवाज़ जाए लेकिन कोशिश करो सुनाई ना आए। और दूसरी चीज़, अपने काम में लग जाओ, लिटरली किसी काम में, कि भाई मैं तो अपना काम कर रही हूँ, हो सके बाहर निकल जाओ, अवॉइड करो, मतलब दिखाई दे सामने से कि हाँ भाई अवॉइड कर रही है, उसको नहीं चाहिए, ना वो जवाब दे रही ना वो चुप सुन रही, उससे दोनों ही काम नहीं हो पा रहे, तीसरा काम करके देख लो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे हबी माँ बहन के कहने पर आते हैं और मुझे बोलते हैं वो उनके सामने अच्छी बनती है, मेरे से गलत तरीके से रहती है। शादी को 7 साल हो गए, वो शुरू से ही उनको भड़काती हैं और अब हबी मुझसे अलग अलग से रहते हैं क्योंकि कभी मेरी केयर नहीं करते। 2 बेटियां हैं, 4 और 2 साल की, मेरी हेल्प नहीं करते। काम ना हो तो कहते हैं कि तू बच्चे नहीं संभाल सकती, तू क्या करेगी, टॉन्ट करते हैं। आई एम वेरी डिप्रेस्ड। देखो, जो आदमी अपनी माँ बहन के बातों में आके अपने बच्चों की माँ की बेइज्जती करता है ना, वो कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक पे जा चुका। उसको वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। जब ये चीज़ें शुरू होती हैं ना, उसी टाइम थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए कि हाँ हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है इनकी वजह से। तो 2 तरीके होते हैं उस टाइम पे, कि या तो हम जो हमारा पति है उसके साथ हम अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने में लग जाएं, और अगर हमें ये लग रहा है कि वो बिल्कुल अंधा हो चुका, जो वो कहेंगे वही करेगा, तो फिर जो दूसरी पार्टी है यानी कि सास और नंद, फिर हमें उनके साथ बॉन्डिंग सही बनानी पड़ेगी, ताकि जैसे कह रहे हो ना उनके सामने सही रहती हैं, तो आपको भी अपने पति के सामने अपने उनकी माँ और बहन के साथ बहुत सही रहना पड़ेगा, ताकि उनको पजल हो जाए दिमाग की, भाई यार रह तो ये भी सही रही है, मम्मी और ये दीदी इसकी बुराई क्यों कर रही हैं। अब जब आपको पता है ना कि वो उनकी बुराई हो रही है, कुछ हो रही है, आप उनके सामने अलग अलग रहती होंगी, मुंह बनाए रहती होंगी, या जो कुछ भी है आप नहीं छुपा पाते होंगे अपने वो, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी सास नंद बोल रही है उसका सबूत मिल गया वहाँ कि हाँ देखो ये अलग अलग कटी कटी रहती है। तो ये चीज़ वहाँ से शुरू होती है ना। और अभी भी देखो देर नहीं हुई, दिल पर पत्थर रख के अपनी सास नंद से बात करना शुरू करो अगर अपनी बच्चियों का फ्यूचर बनाना है। और सेम चीज़ अप्लाई करो कि आपके हस्बैंड के सामने एटलीस्ट आप बिल्कुल आदर्श पत्नी बन के रहो उनके लिए, जो उनकी सास और नंद को वो चाह रहे हैं मेरी माँ और बहन के लिए करें, वो करो। मुश्किल है लेकिन करो, ताकि आपके पति कहीं ना कहीं आपसे जुड़ाव दोबारा से हो सके। दीदी, मैं हर बात पर इरिटेट हो जाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं दोनों से प्यार करती हूँ लेकिन बेटे पर गुस्सा आ जाता है। बेटा 10 साल का है। अक्सर जब हम अपने आप से गुस्सा होते हैं ना, तो हम दूसरों पे भी गुस्सा निकाल देते हैं। जो मैंने फ़ील किया है ना, गुस्सा दूसरे पे कम होता है, अपने ऊपर ज़्यादा आता है, और वो उतरता है सामने वाले पे। और मोस्टली बच्चे सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं उस टाइम पे, अगर हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे उस चीज़ को, बच्चों को उतरता है। अक्सर हो ये कह रहा है कि हम अपने आप से चिड़े बैठे हैं, है ना। तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं। ज़रा अपने आप को टटोल के देखो कि ये शादी से पहले भी ऐसी ही थी आप, या अब हो गई, या बच्चों के बाद हो गई। क्योंकि लगातार 24 आवर्स की जो एक माँ जॉब करती है ना, होम मेकर जैसे कहते हैं कि कुछ नहीं करती, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती, उसको कोई ब्रेक नहीं मिलता, है ना। और उसके सारा दिन काम करने के बाद भी कोई टैग नहीं है कि हाँ भाई ये कर रही है। तो ये अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग अपने आप में क्रिएट कर देता है, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसे, बच्चों को। तो अगर आप इरिटेट हो रहे हो ना इतना, तो ज़रा अपने आप को टटोल के देखो कि आप अपनी लाइफ में वैसे खुश हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो हो, किसी की मम्मी किसी की पत्नी नहीं, तो आप खुश हो। तो अगर ऐसा है कि आप कह रहे हो ना बच्चों से मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, तो भाई फिर देखो कि गुस्सा क्यों आ रहा है। बच्चों पे तो नहीं आ रहा, फिर किसी और बात पे आ रहा। अब बच्चों पे जो गुस्सा आ रहा है, 10 साल का है, शैतान होगा, लड़का है, उछल कूद करता होगा, आप थकी हारी रहती होंगी, आपका पेशेंस लेवल जवाब दे जाता होगा। उसका तरीका ये है, अगर कभी गुस्सा आ भी जाए, कुछ कह भी दिया, तो अपना 10, 15, 20 मिनट बाद, नहीं तो शाम को उसे बच्चे को थोड़ा सा एक बार हग कर लिया करो, प्यार कर लिया करो। बच्चों का गले मिलना ना सारे कहीं ना कहीं आपका पेन किलर का काम करता है। तो वो चीज़ आप ट्राई करके देखो, ताकि धीरे धीरे आपकी इरिटेशन कम होएगी। और एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो तो वो करना शुरू करो, एक्सरसाइज और मेडिटेशन। नेक्स्ट, दीदी मेरी देवरानी है, कभी तो बात कर लेती है, कभी इग्नोर करती है, ब्लेम मुझ पर लगाती है कि आप में ईगो है, एटीट्यूड में रहते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा वो ईगो में रहती है। मुझे कुछ समझती ही नहीं। उसने अब की बार मुझे इग्नोर किया, मैंने उसको डबल इग्नोर किया, तब मेरे से बहस करने लग गई कि मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो।
जब ऐसा नहीं है, मैं 2 दिन से मेरे मायके से आई थी, उसने बोला तक नहीं आए गए हो और नहीं प्रणाम किया। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए फिर मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमेशा से वही करती है, खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, मुझको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करती है कि आप में ईगो है, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बातों को बिल्कुल बारीकी से याद रखना सीखो। जब भी बात आए कि आप मुझे इग्नोर कर रही हो, तो जहाँ से शुरू हुआ था ना, जैसे यहाँ बताया है, वहाँ से बता दिया करो तुरंत कि मैंने करा है, आजा शुरू से बात कर, तूने किया था। तो वहाँ पे वो अपने आप को फालतू में सही साबित नहीं कर पाएगी। हाउ टू हैंडल अ पर्सन जो बस अपनी चलाए, सामने वाले बड़े छोटों को कुछ ना समझे, आप भी उसे कुछ मत समझो। सिंपल। आप कोई इवेंट अटेंड क्यों नहीं करते जैसे बाकी के यूट्यूबर करते हैं? मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है, और शायद उसके लिए अलग से कैंप वगैरह, मतलब जो इनकी ट्रेनिंग और सेमिनार वगैरह होते हैं ना, वो अटेंड करने पड़ते हैं। देन आई डोंट हैव दैट मच टाइम। दी मुझे मेरी सास से अलग हुए 3 साल हो चुके हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। मुझसे बातचीत सर फॉर्मली करती हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई फंक्शन होता है तो हमें बुलाते हैं, मैं जाती हूँ फंक्शन में। पर मैं उनके घर में किसी भी काम में हेल्प नहीं कराती, क्योंकि उनका नेचर बहुत ऑकवर्ड है, हर बात पर टोक की बात करती हैं, मुझे इतना सुनना पसंद नहीं। मेरी जगह पर मेरे ताऊ की बहू उनके किचन में घुस जाती है, सब रिश्तेदारों के आगे काम करवाती है, बहुत अच्छी बनती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने सास ससुर के साथ हेल्प करानी चाहिए, या फिर ताऊ की बहू को करते रहने देना चाहिए? क्योंकि मेरी सास फिर इंसल्ट करती है सबके आगे, और उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया है कि मेरी बहू ने मुझ पर हाथ उठाया। तो भैया दूर ही रहो, फिर घुसोगी और बात ख़राब ही होएगी। जैसा चल रहा चलने दो। हेलो दीदी, मायके में जाकर अगर सौतेली माँ अपमान करे तो क्या करें, और पापा बुलाना चाहें और भाई भी सौतेला खुश ना हो? तो पापा को बोलो कि वो मिलने आ जाए करें, और सही बात बता दो कि मुझे फ़ील नहीं होता अच्छा इन दोनों के साथ, आपको मिलना, आप मेरे घर आ जाया करो। नेक्स्ट, दीदी मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। नाटो कमाते हैं और सुबह शाम दारू भी पीते हैं, ना तो मुझे छोड़ते हैं, 2 बच्चे हैं, क्या करूँ? मैं ही काम आती हूँ। वो नहीं छोड़ रहे तो आप छोड़ सकती हो, बात ये है। लेकिन बात वही है यार, ऐसे पति का ना, सही में मैं मतलब कह तो रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा जल्दी से कहती नहीं रिश्ता तोड़ दो, ये वो। पति शादी बड़ी चीज़ है, रहते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उसके बाद भी अकेले रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा पति जो आपका साथ तो क्या दे रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं है वो आपकी, उल्टा आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो भाई ऐसे पति से अलग ही रहना सही। नेक्स्ट, हेलो दी प्लीज़ रिप्लाई करना, बेटा बिल्कुल नहीं सुनता, 8 साल का है, गाली देता है, मुझे मिडिल फिंगर दिखाता है, 2nd क्लास में है। मैंने हस्बैंड को बोला इसका एडमिशन दिल्ली में करा देते हैं, तो मैं बिहार में रहती हूँ, अच्छे स्कूल में ही पढ़ रहा है, घर पर किसी भी बच्चे के साथ नहीं रहता, गाली देता है, तो मेरा छोटा बेटा भी देने की कोशिश कर रहा है। सास का कोई मतलब नहीं, ससुर का भी कोई मतलब नहीं, टीवी में देने नहीं देती, दादी दादा के पास चला जाता है, पति से भी कुछ नहीं बोल सकती, प्लीज़ रिप्लाई। उसको वही प्यार से ही हैंडल करो, और कोई वो नहीं है। 8 साल का है अभी, उसको भगवान जाने उसको पता है नहीं पता है मिडिल फिंगर का क्या मतलब है। जो उसको पक्का ये होगा, एक आइडिया तो ये होगा कि ये बहुत बुरी बात है, किसी को दिखा दो तो यानी कि हम उस पर बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, और हो सकता है उसको इसका रियल मतलब भी पता हो, है ना। लेकिन ऐसे बच्चे को सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, साम दाम दंड भेद। उसको समझाओ भी, है ना, उसको प्रलोभन भी दो कि अगर तू देख गाली देना छोड़ेगा, ऐसे नहीं करेगा, तुझे चॉकलेट दिलाऊंगी या कुछ और, है ना। दंड भी दो कि अगर अब की बार सुन लिया तो चांटे पड़ेंगे, धमकी तो दे ही दो, नहीं मारना। और भेद, जब छोटा बच्चा नहीं दे ना, उसको खूब प्यार करो कि अरे वाह तू तो मेरा राजा बेटा। इस उम्र में सारे उसके ऊपर हथकंडे आजमा लो, ताकि किसी तरीके से वो आ जाए, क्योंकि अभी 8 साल का है, और थोड़ा बड़ा हो गया गई गाड़ी हाथ से। सब चीज़ें ट्राई करो, कुछ ना कुछ काम आएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी डॉटर डॉक्टर MD इन रेडियो डायग्नोसिस कर रही है इन चेन्नई तमिलनाडु। वी आर फ्रॉम पंजाब, शी गॉट सीट इन हरियाणा टू नियर आवर होम टाउन, बट वी प्रेफर्ड चेन्नई बिकॉज ऑफ इट्स गुड रेपुटेशन। 8 मंथ बीत चुके, बट शी इज़ नॉट हैप्पी इन चेन्नई ड्यू टू डिस्टेंस, कल्चर एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम। आई एम डिप्रेस्ड, रोती रहती हूँ। अब शी इज़ फीलिंग कि हरियाणा वाला कॉलेज भी ठीक ठाक था, चेन्नई इतना भी ग्रेट कॉलेज नहीं है। शी रिग्रेट्स एंड ऑलवेज इन बैड मूड, शी इज़ फेसिंग सो मच स्ट्रगल देयर टू कंटिन्यू हर
एमडी ट्रेनिंग प्लीज़ हेल्प, एमडी ड्यूरेशन इज़ 3 ईयर, कैसे कटेंगे 3 साल? 3 मंथ बहुत मुश्किल से बिताए हैं, हमें सिंगल पेरेंट एंड गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर, प्लीज़ हेल्प। वही बीच में आ गया ना, आप जॉब पे हो, नहीं तो बेस्ट ये रहता कि आप वहाँ जाके उसके साथ रह लेते, तो एक से भले दो, ये हो जाता। अभी मुझे अब इसका आइडिया नहीं है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया तो वहाँ से आना ही पड़ेगा। जस्ट उसको यही समझाओ कि बेटा अब ले लिया है, 3 साल हैं, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी चीज़ों को छोड़ के, और जब छुट्टी मिले तो यहाँ आ जा, तपस्या मान के कर ले छुट्टी, है ना। जब करेगी एक टास्क समझ के तो हो भी जाएगा। नेक्स्ट, और ये चेन्नई वाला आइडिया किसका था, ये भी बात डिपेंड करती है ना। अगर खुद से गई थी तो ठीक है, डिसीजन हो गया गलत, कोई बात नहीं, अब हैंडल करना है। कुल मिला के उसको समझाओ कि कर ले वहीं से ही। नेक्स्ट, मैनिपुलेशन से कैसे डील करें, हस्बैंड इन लॉज, भाभी, ये सब बहुत मैनिपुलेटिव है, समझ नहीं आता कई बार के मैं सही हूँ या नहीं, अपना खूब कांड कर बैठे हैं, जताएंगे ऐसे जैसे कितने सीधे हों, बिल्कुल दूध के धुले। मैनिपुलेशन को डील करने का एक ही तरीका है, मैनिपुलेशन सीखो, जब आ जाएगी तो डील भी कर लोगे। भले उसका यूज़ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करो मत करो, लेकिन सीखो ताकि कोई और आपका फ़ायदा ना उठा सके। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैनिपुलेशन हमें आनी चाहिए, करनी कैसे है क्या है, अब हम उसका यूज़ करें ना करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा कल को कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। तो सीखो उन्हीं लोगों से, ये कभी स्टार्टिंग में बात आई थी, ये इस तरीके के प्रपंच करने वालों से सीखो, एक गुरु मान लो इन्हें कि भाई अच्छा ऐसे बात घुमाई जा रही है। फिर देखो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब करोगी ना, सिर्फ अपने बचाव के लिए सब सीख लोगी ये चीज़, तब देखना मज़े, फिर ये गेम लगेगा और आपको फिर उस गेम में कोई नहीं हरा पाएगा। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी जेठानी और मैं अलग गांव में रहते हैं, उन्हें मैंने सब कामों में आगे रखा, वो मेरी कुछ वैल्यू नहीं करती, सामने से कभी भी बात और कॉल नहीं करती, कोई भी फंक्शन होता है तो वो इग्नोर करती हैं, हमारे पास जैसे कुछ भी नहीं है ऐसा बर्ताव करती हैं, अब मुझे उनसे बात करने का ही मन नहीं है। ऐसे रिश्ते जब बिगड़ रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग में पूछ क्यों नहीं लेते कि भाई क्या दिक्कत है, थोड़ा चेंज सा लग रहा है आप में, क्या बात है, और उनसे भी पूछो और ख़ुद भी एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को दोहराओ मन में कि जब सही चल रहा था उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि चीज़ें बदली, कहीं ना कहीं से कुछ हुआ है, जहाँ बात नहीं हुई लेकिन व्यवहार बदल जाते हैं, तो उस पॉइंट को ढूंढो, और अगर वो पॉइंट चेंज कर सकती हो तो कर दो, है ना, और नहीं कर सकती तो सब्र कर लो कि भाई वो चीज़ मेरी गलत नहीं थी, अगर उस पर ये ख़राब हुआ रिश्ता तो लेट इट बी। नेक्स्ट, दी, मैं मेरठ से हूँ और मेरी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, आपसे कैसे मिला जाए इसका आंसर ज़रूर देना। प्रभु इच्छा से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरठ के बहुत लोग हैं, मैं नहीं मिल सकती सबसे, जितने भी लोग मिले ऐसे राह चलते ही टकरा गए हैं, या फिर जो बाहर गांव से कहना आए हैं, कोई जयपुर से आया था, गुजरात से आई थी, वो ऐसे हैं कि जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं और वो अपने मैके वैके आई हैं, देन रिक्वेस्टेड किए वो, तब मैं जिम जा रही थी तो जिम में आ गए थे वो 2-3 लोग। नेक्स्ट, आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, बड़ा होगा या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। दी, घर के सारी इनकम मेरी सास के हाथ में है, मुझे सिर्फ बच्चों के पैसे मिलते हैं, ना फेस्टिवल पर कुछ दिलवाती हैं, उल्टा मुझसे ही लेती हैं, अपने लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी, और अपने घर की सारी ज्वेलरी भी ले ली थी मुझसे, और सब बाहर वाले भी उन्हें बहुत अच्छा बताते हैं, कभी कभी मुझे अपने आप को ही गलत समझने लगती हूँ, क्या मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपका आंसर वही है जो पीछे गया, मैनिपुलेशन हो रहा है आपके साथ, गलत खुद हैं लेकिन आपको कन्फ्यूज़ ऐसा कर दिया कि आप हो गलत। सारी चीज़ें टेक्निकली रख के देखो और ख़ुद से देखो कि कहीं गलती आपसे हुई है, और अगर नहीं हुई है ना तो मान लो कि नहीं हुई है, आपको पागल बनाया जा रहा है। अपनी लाइफ सीधे सीधे जियो, किसी के समझाने से समझो मत कि आप गलत हो। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी ननद मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, उनका रिश्ता सिर्फ मम्मी पापा और भाइयों से रहता है, मैं कॉल करती हूँ तो बात हो जाती है, नहीं तो उधर से कॉल भी नहीं आता, तो क्या मुझे एक तरफा रिश्ता रखना चाहिए? जी, क्योंकि आपकी ननद अब आपकी नज़र में गलत है, सोच लिया, अब आप मुझे बता रही हो, मेरे को भी वो गलत लग रही है ना, आप भी नहीं बात करोगे तो आप भी उन्हीं के बराबर आके खड़े हो जाओगे। तो बेस्ट ये है कि ठीक है, जब तक वो बदतमीज़ी नहीं कर रही, अगर सिंपल रिश्ता भी रख रही है देन इट्स ओके, आप अपना फॉर्मल बात कर लो, ये नहीं कि हर हफ्ते हाँ दीदी क्या बनाया क्या खाया, नॉर्मल, मतलब ब्लेम ना आए आप पे, टेक्निकली राइट रहो, इतना कर लो।
नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं पूजा नहीं करती थी पर अब रेगुलर शिव जी का जलाभिषेक करने टेंपल जाती हूँ विद कंसिस्टेंसी। क्या शिव जी मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, या फिर यह मेरी विश कंप्लीट होने का एक रास्ता है? मैं अपने प्यार से शादी करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मेरा मानना तो हमेशा ये है कि अगर हम व्रत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो भगवान अपनी मर्जी कर, जब उनकी होती है तभी वो करवाते हैं, तभी हमारे मन में इच्छा आती है, तभी हम वो कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। बाकी इसका मतलब क्या है वो आपको इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा। सिंपली उनके लिए ग्रेटफुल रहो कि उन्होंने आपको जलाभिषेक करने का मौका दिया। नेक्स्ट, हाय दी, नमस्ते। मी एंड माई हस्बैंड आर गवर्नमेंट टीचर, ट्रांसफर टू हस्बैंड प्लेस अ ईयर अगो and now living with my in-laws. My Jeth has transferable job, but whenever his family came here, they make situation to create quarrel, argument and negative environment. Jethani is too jealous of me, talk nonsense things about me. In-laws also favor them and condemn us for everything. I am very straightforward person and can't handle these situations. I have a 4-year-old child. Please suggest how to handle this. आप ऑलरेडी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बस वैसे ही रहो। कोई बात बतंगड़ बने उससे पहले एक दो टूक जवाब देके और कट लो उस सिचुएशन से। जब आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको घुसना ही नहीं है उस गंद में, तो लेट देम इंजॉय। यही कह के बाहर निकल जाओ कि भाई हमसे ना हो पाएगा, इतना हमसे हैंडल नहीं होगा एंड मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट, हेलो दी, लव यू सो मच। अच्छा, घर के तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों को पढ़ाने की आती है तो मन नहीं करता, ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके बैठ जाते हैं, तो फिर गुस्सा बहुत आता है। क्या करना चाहिए? अपने आप से ना एक तो थोड़ा दूर बैठाओ बच्चे को, पहली चीज़, अगर आप इरिटेटेड होती हो और गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़, अपना फ़ोन बिल्कुल अलग रखो उस टाइम पे। जब बच्चा कुछ पढ़ रहा हो ना, उसकी किताब खुद पढ़ने बैठ जाओ। 5-7 मिनट में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी डाइवर्ट होके कि आप फिर उस पर वो नहीं हो गया, पता लगा वो बिल्कुल पास में बैठा है। अच्छा, दूसरी चीज़ वही है जो बड़ों के लिए मैं कह रही हूँ ना कि एक आदमी इरिटेट कर रहा है, आप उसको उसके पैकेज के साथ याद रखो। तो सेम चीज़ है, बच्चा है, अगर उसको पढ़ाने बैठे हो ना, अगर आप ये सोच के बैठोगे कि ये नहीं कर पाएगा और ये अटकेगा, मुझसे पूछेगा, हो सकता है 3-4 बार पूछे, अगर आप ये सोच के बैठोगे तो वो पूछेगा भी ना, तो आपको गुस्सा नहीं आने का, आप बता दोगे, क्योंकि आप यहाँ से तैयार हो गए उसके लिए, है ना। और सबसे ज़रूरी यही है कि बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर बैठाओ अगर आपका इरिटेशन वाला इशू है तो। नेक्स्ट, मैम, अगर कोई हर लेवल में हमसे कम हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और एजुकेशन में भी, और वो हर जगह हमारी बुराई करे, दूसरों से बात करते हुए भी हमें टॉन्ट मारे, मेनली हमारे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोले, उसे कैसे हैंडल करें? मुझे देखते ही टॉन्ट मारती है कि घर के वो लोग अलग नहीं होना चाहते, कैसे हैंडल करें ऐसे लोगों को? प्लीज़ रिप्लाई। टॉन्ट मारना सीखो। टॉन्ट का जवाब टॉन्ट से ही दिया जाता है ना। कोई अगर मान लीजिए मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ और मेरे को शॉर्ट हाइटेड पे किसी ने कमेंट मारा, तो मैं तुरंत एक लंबी हाइट वाला वैसा ही कमेंट उसके ऊपर मार दूँगी तुरंत। मजाक था, हमने भी कर दिया मजाक, या मजाक कर रहे हैं, शुरू किसने करा था भाई? सीखो, टॉन्ट का जवाब टॉन्ट से ही दिया जाएगा, तभी वो बंदा चुप होता है। और दूसरी चीज़, मन में कॉन्फिडेंस इतना रखो, आप खुद कह रही हो कि वो आपसे हर चीज़ में कम है, तो कम तो वो है ही, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो आपकी लाइन मिटा के छोटी करना चाह रही है, और क्या है। तो यू आर ऑलरेडी अ बिगर पर्सन। इरिटेट होने की बात ही नहीं है, सिर्फ मज़े लेने हैं। तो जितने टॉन्ट वो मार रही है आप भी मारो, मज़े लो, ऐसे लोगों के परेशान मत हो। आप इस सिंपल लुक में भी बहुत अच्छी लग रही हो। इसमें मैं टी शर्ट और वही पहन के बैठी थी जिस दिन बाथरूम साफ़ किया था मैंने। नेक्स्ट, मैम, मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले 10 पशुओं का काम, घर में झाड़ू पोछा सब करके जाती हूँ, तो थक भी जाती हूँ। मेरा 2 साल का बच्चा है, उसका खाना पीना बराबर नहीं हो पाता, वो बहुत कमज़ोर हो गया। अब मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती, बच्चे को देख के उसको छोड़ना भी नहीं चाहती। अब मैं कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहती हूँ, ससुराल वाले नहीं चाहते मैं कहीं जाऊँ, मुझे भी अकेले जाने में डर लग रहा है, कहीं बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? प्लीज़ कमेंट करना। मतलब आप अकेले रहना चाह रहे हो कहीं अलग जाके? तो थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी लग रहा है सुनने में कि आदमी पढ़ेगा या एकल रह के बच्चे को संभालेगा, है ना। तो यहीं रह लो थोड़ा, अगर हो सके तो भाई हेल्प ले लो। पर किसी का कमेंट आया था कि गांव में नौकर नहीं रखते ये वो। तो रही बात इसकी कि बच्चा जो है थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो देखो पढ़ाई पूरी ज़िंदगी की नहीं है आपकी, अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है ना, तो उसके लिए कुछ अलग से आइटम आप बना के थोड़ा सा प्रिपरेशन एक्स्ट्रा कर लो,
कि ठीक है बच्चे के शौक़ की कुछ चीज़ें, ताकि उसका न्यूट्रिशन बना रहे, भले फैटी ना हो लेकिन न्यूट्रिशन लेवल ठीक ठाक बना रहे। पढ़ाई आपकी हमेशा की नहीं है, टेम्परेरी है, एक बार हो जाएगा, अगर कुछ सेट हो गई तो वो भी तो फ़ायदा पूरे परिवार का ही है ना। और रही बात कि आप थक जाती हो उनका करके, तो देखो घर में है आपका फिजिकली काम, मैं अपनी उदाहरण दे के बताऊँगी, घर में बिल्कुल मोटर की तरह हम चल रहे हैं काम करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं पहुँचती हूँ स्कूल में बैठ के पढ़ाना है, तो मैं शरीर से थकी हुई हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहाँ पे चलना शुरू होता है, मेरी शरीर की भागदौड़ थोड़ी कम हो गई वहाँ बैठ के, है ना, कि मुझे बोर्ड पे लिखना है या एक आध बच्चे के पास जाना तो मुझे चलना पड़ रहा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा, तो बॉडी फिर रिलैक्स भी हो जाती है। तो आपको लाइब्रेरी में जाके मेंटल मेहनत करनी है, फिजिकली आपको वहाँ आराम ही मिलेगा एक कुर्सी पर बैठ के। तो इट्स जस्ट यहाँ पर है कि मैं थक गई हूँ, इसलिए सोचो कि फ़िज़िकल काम ख़त्म, अभी मेंटल करने जा रही हूँ तो हो जाएगा। नेक्स्ट, जीने की कला बुक के राइटर कौन है? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे दिख रही है बट राइटर डिफरेंट है। इसके राइटर हैं विट्ठल दास मोदी, और ये बुक आपको गूगल पे मिल जाएगी जब आप सर्च करोगे, कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर पूरी बुक प्रिंट है, आप फ़ोन में ही पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरा सवाल है कि मेरी सास को ना जाने क्या प्रॉब्लम है, त्यौहार से मेरी सास अपने पीहर नहीं जाती, राखी और भाई दूज पर मैं जाऊं तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है, बात नहीं करती, हमेशा मेरे त्यौहार ख़राब करती है और त्यौहार के दिन ऐसा रायता फैलाती है किचन का काम का, ताकि ये टाइम से अपने पीहर ना जा पाए और लेट हो जाए। आप बताओ मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दी, 2 तरीके हैं इसमें करने के, या तो अगर उनके फैलाए हुए रायते को आपको समेट के आना है और जल्दी उठ जाओ, करो काम बढ़ा हुआ, या फिर बढ़ा रही है काम, ठीक है बढ़ने दो, आपको जिस टाइम निकलना आप उस टाइम निकल जाओ, जितना है उतना ही छोड़ के अपने आप। और रही बात मुंह बनने की, तो भैया मुंह तो वो बनाएगी, तुम चाहे 4 दिन का खाना बना के चले जाओ, 56 भोग बना के रख जाओ, उसे मुंह बनाना है वो बनाएगी, उसके बने हुए मुंह को बिगाड़ने का जिम्मा आपका नहीं है, जिस टाइम आपको निकलना निकल जाओ। नेक्स्ट, दी प्लीज़ आपने खाने का शेड्यूल शेयर करो। पिछली बारी बात हुई थी, मेरे खाने का शेड्यूल नहीं कॉपी कर पाएंगे कोई भी, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा सवाल भाई भाभी को लेके है, सब कुछ अजीब सा हो गया है, भाई को किसने मेरे लिए बोला है, मैंने उसके लिए और भाभी के लिए बुरा बोला है, भाभी भी ढंग से बात नहीं करती, भाई को बोला उसके लिए तो उसकी ही साइड लेता है, मन नहीं करता मैं के जाने का, भाई ने भी बात करनी बंद कर दी है, क्या करूँ, सच्चाई बताई थी वो चिढ़ गया, काइंडली गाइड दी, आई एम इन स्ट्रेस। अगर एक आपको ज़रूरत है कि मतलब भाई से मुझे किसी भी हालत में टर्म अपने सही करने ही करने हैं, तो फिर लगातार बात करते रहो, बताते रहो। हो सके कि अगर तुझे ऐसा लगा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, कसम खिलवा ले, ये करवा ले, कैसे भी करके फिर उसको यकीन दिला दो कि मैंने नहीं कहा, है ना। किसी तरीके से ये पता निकालो कि किसने बोला तेरे से, आमना सामना करवा दो। अगर ये है कि भैया बेइज्जती वाली बात कि आत्मसम्मान पे बात आ गई, तो फिर तो रिश्ता ही छूटता है, कि अगर वो बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहे आपसे रिश्ता आगे कंटिन्यू, तो फिर आप क्यों घुटनों पे बैठ के वापस जा रही हो। एक तरफ से निभेगा तो है नहीं रिश्ता, आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। फिर तो देख लो किस लेवल पे है आपका रिश्ता, उस हिसाब से आगे बढ़ो। हेलो दी, कैसे हो? आपकी वीडियो बहुत मोटिवेट करती हैं, अब आपके वीडियोज़ की हैबिट हो गई है। यूट्यूब इनकम के बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ चैनल। हम कितना अर्न कर सकते हैं, किस तरह से जल्दी अर्न कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में क्या क्या चाहिए होगा। ऐसा है जी, यूट्यूब का बेसिर पैर का हिसाब है पैसे का। जब तक $100 नहीं होते आपकी वहाँ से पेमेंट नहीं आती, ये कंफर्म है। लेकिन आप मिनिमम कितना कमाओगे, मैक्सिमम कितना कमाओगे, इसका कोई सिर पैर नहीं है। आपके व्यूज़ कितने आते हैं, आपके व्यूज़ की ड्यूरेशन कितनी आती है, उस जब वीडियो प्ले हो रही है तो कितने उसमें ऐड प्ले हो रहे हैं, लोग अनस्केबल ऐप को भी देख के आपके वीडियो के लिए रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन इसमें लीस्ट और हाईएस्ट का कोई सिर पैर नहीं है, हर कोई अलग अलग कमा रहा है, ठीक है। लेकिन जब काम चल जाता है तो आप एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब वाले की जो तनख्वाह होती है नॉर्मली, है ना, आप उतना तो सर्वाइवल लायक आप कमा लोगे कि हाँ, अगर आपका चैनल ठीक ठाक चल गया तो। हेलो दी, अपने पति को 1 साल से खाना नहीं दे रही, क्योंकि एक दिन मेरी देवरानी के घर में खाना खा लिया था और मेरे पूछने पर मेरे को गाली देकर बोले कि भैया मैं खाना भी तुमसे पूछ कर खाऊंगा। उसके बाद मैं अपने पति को खुद को किसी भी तरह से टच तक करने नहीं दिया। आज 14 माह हो गए हैं, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं इसमें, आप क्या करो, आप कर चुकी जो करना था।
देवरानी के यहाँ खाना खाई है, इसके ऊपर आपने इतना बवाल खड़ा कर दिया। ये बात तो इम्प्रैक्टिकल लग रही है। असली बात आपको पता होगी, मैं ये नहीं कह रही आपने बेसिर पैर का काम करा है, लेकिन असली बात आपको पता होगी कि आप इतना इरिटेट क्यों हो गई, क्योंकि ये मुद्दा तो है नहीं। भाई मेरा पति मेरी देवरानी के घर अगर खाना खा के आ गया तो मैं इतनी इरिटेट हो जाऊंगी कि मैं उससे बात ना करूं, 14 माह हो गए मैं उसे टच ना करने दूं। ऐसा भी क्या हो गया? तो वो ऐसा क्या हो गया वो एग्जैक्टली आपको ही पता होगा, तो इसलिए मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, यानी कि अब आपको लग रहा है कि ये चीज़ लंबी खिंच गई है एंड यू वांट टू एंड दिस, तो सिंपली जाओ अपने पति के साथ बातें करो। अगर ना माने माफ़ी मांग लो कि ठीक है मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई एंड ऑल दिस, तो ठीक हो जाएगा सब। नेक्स्ट, दी मेरी लाइफ, मेरे को बताएं जब लाइफ में चारों तरफ अंधेरा हो, कुछ भी उम्मीद ना बची हो तो कैसे जिएं? क्या मैं बहुत निराश हो चुकी हूँ, सब कुछ खो चुका है, प्लीज़ गाइड मी। और मेरा क्वेश्चन टाइटल में रखिएगा प्लीज़। इतनी सारी फरमाइशें, इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि लाइफ में चारों तरफ अंधेरा है। मतलब अब यहाँ पे ही देखो ना आप, अब आपको सिंपल सी एक बात बता रही हूँ। जब लाइफ में आपको चारों तरफ अंधेरा नज़र आए ना और ये लगे कि सब कुछ खो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अपने आप को सुन लो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो धड़क रहा है, अपनी नाक पे आगे हाथ रख के देखो सांस चल रही है, यानी कि आप ज़िंदा हो। और अगर आप ज़िंदा हो तो जिसके लिए आपको प्रभु ने भेजा था इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में भेजा था ना आपको जीवन देके, यानी कि वो काम अभी पूरे नहीं हुए। भले वो काम आपके पूर्व जन्मों का किसी का कर्जा उतारना था या फिर आपके हाथों किसी की भलाई होनी है, अभी वो काम पूरे नहीं हुए, इसीलिए आप जिंदा हो। जिस दिन आपके लिए वास्तव में अंधेरा होगा और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना, उस दिन प्रभु आपको अपने पास बुला लेते हैं कि हाँ बेटा तेरा अब काम यहाँ पे ख़त्म। तो ये एक इल्यूजन है माइंड का, जब हमें लगता है कि उफ लाइफ में कुछ बचा नहीं है, लाइफ में कुछ बचा है इसीलिए हम बचे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप ज़िंदा हो यानी कि आपके हिस्से का कोई काम बच गया जो अभी आपको करना है। जस्ट आंखें खोलो, घर से बाहर निकलो, जिस कंफर्ट जोन में अभी आप हो या जिस डिप्रेसिंग जोन में आप अभी हो, निकलो और सिंपल ढूंढो कि क्या काम है ऐसे जो आप कर सकती हो, जिस भी फील्ड में आपको करना है। जस्ट गो फॉर इट, बाहर निकलो और करना शुरू करो। नेक्स्ट दी, एक बात पूछनी थी, जब पीरियड आते हैं तो पाठ करना चाहिए? करना चाहिए अगर आपकी किताब छुए बिना आपको मुँह ज़बानी याद है तो।